अस्सलाम वालेकुम। एडीपी क्लास बेटे, ये विजन का मैंने आपको कल बताया था और साथ साथ उसका जो फंक्शन थे दो, उसका वो भी मैंने आपको फंक्शंस में 2-3 चीज़ें बताई थी। वो भी मैंने पॉइंट दोबारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिए थे। कंजक्शन और अकोमोडेशन वाला जो पॉइंट है, वो अकोमोडेशन क्या होती है आई की, और कंजक्शन और कॉन्जुगेशन क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हियरिंग वाला है विजन का, ऑडिटरी। ठीक है, पहला विजन का था आपका, जो उसमें सब टॉपिक है सेंसेस के अंदर। अगला ऑडिशन का है, फिर उससे आगे टेस्ट आ जाता है, फिर स्मेल और फिर काइनेस्थेटिक जो सेंस है वो आ जाती है। काइनेस्थेटिक मूवमेंट के हवाले से वर्ड होता है। अब इसमें जो सबसे पहले वेव्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है कि ये होती क्या, ऑडिटरी सेंसेशन क्या होती है। उसमें सबसे पहले जो ईयर होता है वो ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन होता है, यानी सुनने के लिए जो आला है वो सबसे पहले वो कान है, ईयर है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली एक स्टिमुलस के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं ईयर के लिए। साउंड वेव्स जो हैं वो स्टिमुलस हैं। ईयर जो है वो ऑडिटरी सेंसेशन या ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन है। ऑडिटरी सेंसेशन के लिए जो यूज़ होने वाला मीन्स है वो ईयर है। साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती हैं एयर के ऊपर, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब भी कोई एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, जो राइट और लेफ्ट तेज़ी से मिडिल पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है, तो वो अपनी साइड के इर्द गिर्द के जब जिस तरफ को वो मूवमेंट करता है उस तरफ के मॉलिक्यूल्स को प्रेस कर देता है। इस तरह से एक कोई भी वाइब्रेटिंग या मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर वेव्स को पैदा कर रहा होता है। तो वेव्स अप एंड डाउन जो वेव्स होती हैं, एक डिप्रेशन एक कंप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है, ये वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं इनमें क्रस्ट और ट्रफ बन रहे होते हैं, निशेब और फ्रास। क्रस्ट जो होती हैं वो पीक्स होती हैं, और ट्रफ्स जो होते हैं वो नीचे का जो अंडरनीथ पोर्शन होती है, जो नीचे वेव्स बन रही होती हैं वो ट्रफ्स होती हैं। क्रेस्ट ऊपर और ट्रफ नीचे। क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो दो एक एक जो ही एक जो बॉडी है ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है इन्वायरमेंट के अंदर या हवा के अंदर, तो हवा के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक डिप्रेशन और एक एक्सपेंशन वो पैदा करता है, यानी प्रेस करता है मॉलिक्यूल्स को, फिर गैप आता है, फिर प्रेशर, फिर गैप, फिर प्रेशर, गैप, यूँ वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ्स जो हैं वो, ट्रफ्स और क्रेस्ट जो हैं वो बन रहे होते हैं। क्रेस्ट जो होता है वो बुलंदियाँ होती हैं, ऊंचाइयाँ होती हैं वेव की, और जो ट्रफ होते हैं वो नीचाई यानी नीचा पोर्शन जो होता है वेव का वो होता है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होते हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो दोनों बना रहे होते हैं। क्रेस्ट पीक्स को कहा जाता है, ट्रफ्स अंडरनीथ जो पोर्शन होता है वो होता है। तो जो भी ये एक फिर जब मूविंग बॉडी जो है वो इस तरह कंप्रेशन एक्सपेंशंस दे रही होती है, क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे होते हैं, तो एक साइकिल के अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो है वो जब दोनों मिलते हैं तो एक साइकिल बन जाता है। इसको एक साइकिल कहा जाता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। फिर जब दोबारा बॉडी मूव करते हुए आती है मूविंग बॉडी, तो फिर प्रेस करती है मॉलिक्यूल्स को, फिर एक क्रेस्ट बनता है, फिर जब वापस जाती है फिर गैप बनता है, फिर ट्रफ बनता है। यूँ क्रेस्ट बनते हैं और ट्रफ बनते हैं। अब क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ एक साइकिल कहलाता है। जो भी नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं साउंड वेव के अंदर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कोई भी मूविंग बॉडी जितने भी साइकिल्स बना रही होती है वो उस मूविंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, चक्कर फी सेकंड या साइकिल्स फी सेकंड जो हैं वो साइकिल्स, साउंड वेव्स के साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स ऑफ अ साउंड वेव्स पर सेकंड जो है वो उस मूविंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी, यानी वो मूविंग बॉडी एक सेकंड में जितने साइकिल्स प्रोड्यूस कर रही है, जितने क्रेस्ट ट्रफ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उस मूविंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इंसानी ईयर जो होता है उसमें लिसनिंग के हवाले से, समात के हवाले से जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर इस पोटेंसी से नीचे की जो स्टिमुलस होती है 20 से कम वाली भी 5, 6, 7, 8 हर्ट्ज तक की भी जो पोटेंसी की साउंड वेव्स होती हैं वो लिसन कर लेते हैं, हम फील कर लेते हैं उसको, और वो उस पर रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से जब कोई अर्थक्वेक का आना होता है या किस तरह की मामला होता है तो उनको साउंड्स पहले ही वो सुन लेते हैं, जबकि इंसानों में पोटेंसी ये की कम होती है, इधर नीचे से 20 से स्टार्ट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर 20 से कहीं पहले वो इसको साउंड्स को सेंस करना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं आतिशी फटना होता है, कोई गड़गड़ाहट हो रही होती है, कोई काना स्पेशली, तो उनको पहले से इंटीमेशन हो जाती है, वो इन वाइब्रेशंस को पहले से फील कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कान की जो पोटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इंसान के अंदर ये लिमिटेड होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ पर कहीं कहीं बुक्स में 30 भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो मुझे अभी तक मिली है बुक्स में वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी साइकिल्स
जो भी कोई मूविंग बॉडी होती है वो जितने भी साइकिल्स प्रोड्यूस कर रही है 1 सेकंड के अंदर, यानी मूविंग बॉडी जो साइकिल्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है उस मूविंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने साउंड के हवाले से बताया है। तो साउंड की वेवलेंथ भी बताई है उन्होंने, साउंड की पिच क्या होती है, टिम्बर क्या होता है, लाउडनेस क्या है, ठीक है। ये 4 जो है इसके मज़ीद साउंड की वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले उसकी वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होती है, फोर्स होती है साउंड वेव्स की, कितनी फोर्स से जो ट्रेवल कर रही हैं साउंड वेव्स, वो फोर्स जो है उस मूविंग बॉडी की वेव लेंथ है। इसके अलावा उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पीक्स, यानी एनी टू क्रस्ट और एनी टू ट्रफ जो है वो डिस्टेंस जो 2 पीक्स के दरमियान है या 2 निचली जो उसकी ट्रफ्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। फोर्स ऑफ द मूविंग बॉडी भी होता है, फोर्स ऑफ द साउंड वेव्स है ये। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स और टू क्रस्ट और 2 ट्रफ। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पिच का है। पिच जो होती है वो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं थिन वॉइस में और डीप साउंड के अंदर जो फ़र्क होता है वो हम क्वालिटी ऑफ साउंड से डिस्टिंग्विश करते हैं, और ये पिच पर डिपेंड कर रहा होता है। पिच जो होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स पर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होती है उसी तरह से आवाज़ भारी या पतली होती है। तो मेल की जो वॉइस होती है स्पेशली वो लो होती है पिच में और भारी इस वजह से सुनती है, जबकि फीमेल्स की वॉइस पिच में हाई होती है, इस वजह से वो हमें बारीक जो है वो सुनाई देती है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें कि उसमें या एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पिच क्या है, टिम्बर क्या है, लाउडनेस का। ये बहुत अच्छी तरह आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है, मैंने आपको बार बार भी बता दी है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी भी मूविंग बॉडी के साइकिल्स हैं, यानी उसके कितने वो क्रेस्ट और ट्रफ जो है, क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो एक साइकिल कहलाता है। साइकिल्स पर सेकेंड जो मूविंग बॉडी के हैं वो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। वेव लेंथ फोर्स है साउंड वेव्स की, या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट और एनी टू ट्रफ। पिच जो होती है वो क्वालिटी ऑफ साउंड है, और पिच डिपेंड करती है कितनी फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की। अगर ज़्यादा या कम है तो आवाज़ का भारीपन या पतलापन इस वजह से हो रहा होता है। तो मेल वॉइस की जो पिच है वो लो होती है, इस वजह से साउंड उनकी हैवी सुनती है। फीमेल की वॉइस जो होती है उनकी पिच जो होती है वो हाई होती है, इस वजह से साउंड्स बारीक कम सुनती हैं। नेक्स्ट इसका है पॉइंट टिम्बर का। टिम्बर जो है बेसिकली वो क्या होती है, ऐसी क्वालिटी जिसकी बिना पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं सिमिलर साउंड्स को अनसिमिलर साउंड से। जो हमारी फेमिलियर साउंड्स होती हैं जैसे हमारे रिलेटिव्स की हैं, बहन भाइयों की हैं, फ्रेंड्स की हैं, तो बहुत सारी आवाज़ों में से हम उनकी आवाज़ को बीच में से पहचान लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ये क्वालिटी टिम्बर कहलाती है। फिर आ जाती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट enables us to tell the difference between low and high sound. लाउडनेस क्या होती है, ऊंची आवाज़ और नीची आवाज़ में फ़र्क। जैसे कोई सरगोशी में बोल रहा है, कोई बहुत ऊंची आवाज़ में चीख रहा है, कोई शाउट कर रहा है, कोई बहुत तेज़ आवाज़ है ऊंची और कोई बहुत लो है, तो ये लाउडनेस होती है। तो लाउडनेस के अंदर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए, उनके ऊपर आप फोकस ना करें, बस ये मेन जो 4 ये कैरेक्टरिस्टिक्स और 5 जो मैंने ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी बताई है वो। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। जैसे आई में आपने पढ़े थे 3 उसके मेन लेयर्स, पहली सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर मिडल लेयर है, फिर इनर मोस्ट है। इसी तरह ईयर के अंदर भी होती है। आपने तरतीब को ऐसे ही फॉलो करना है। बच्चियाँ अक्सर पेपर जब भी देती हैं तो हर दफ़ा पेपर में तरतीब को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देती हैं। जो चीज़ पहले नंबर पर आती है उसको पहले ही डिस्क्राइब करना है, जो बाद में आती है उसको बाद में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर आती है, आई के अंदर भी सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर आती है, फिर मिडल आती है, फिर इनर मोस्ट आती है। पहली वाली लेयर सेक्लेरोटिक होती है, उससे अंदर वाली जो होती है वो उसके अंदर जो है वो सारे आयरस वगैरह होते हैं। जो मिडल मोस्ट लेयर होती है उसमें आयरस, प्यूपल वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर, और एंड वाली रेटिनल लेयर होती है। तो वो लेयर आपने उसी तरतीब से उनको याद करना है। ये वाली जो ईयर की लेयर है ये भी इसी तरतीब से आनी है। सबसे पहले आउटर ईयर होता है, फिर मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर होता है। आउटर ईयर जो होता है उसके अंदर 3 जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला जो सब स्ट्रक्चर है आउटर ईयर, सबसे बाहर विजिबल जो स्ट्रक्चर होता है जो नज़र आ रहा होता है ऑलमोस्ट बाहर से, वो यही होता है आउटर स्ट्रक्चर। उसके अंदर सबसे फर्स्ट सब पोर्शन जो है वो पिना का आता है। पिना जो है वो आउटर मोस्ट कर्व सा जो पोर्शन, बल खाया हुआ पोर्शन बाहर से सारा नज़र आ रहा होता है, तो ये सारा पिना होता है। पिना इसके अंदर जो साथ ही डायग्राम है उसके भी फोकस करते जाएं, उसके ऊपर हमने साथ ही लेबल कर दिया हुआ है। तो ईयर की डायग्राम और आई की डायग्राम दोनों ही बनानी, ड्रॉ करनी और लेबल करनी आपने अच्छी तरह से सीखनी है। सिंपलर मोस्ट इसमें मेजरली पार्ट सारे जो हैं वो लेबल हों, और सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है और लेबल करनी है। किस तरतीब से आपने करनी है, कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है, इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर जो है वो याद रखना है। एमसीक्यूज़ के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चंस और ख़ास तौर पर जो ये शॉर्ट क्वेश्चन उनके लिए भी, लॉन्ग के लिए ये दोनों क्वेश्चन ईयर का और आई का दोनों ही लॉन्ग में ये आ जाते हैं। बाकी की सेंसेस जो भी मैंने करवानी है, बाकी टेस्ट वगैरह, स्मेल, वो इतनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए नहीं है। ये 2 सेंसेस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था सर्वे वाला जो लॉन्ग के लिए वो इंपॉर्टेंट है।
तो आउटर ईयर जो है उसके अंदर सबसे पहले पिन्ना आता है। पिन्ना बाहर से जो नज़र आने वाला हमारे ईयर का पोर्शन जो बलखाया हुआ कर्व शेप का सारा पोर्शन होता है बाहर का, वो पिन्ना कहलाता है। और ये कर्व शेप होता क्यों है, इसकी वजह होती है कि एक तो ये डर्ट को अंदर जाने से रोकता है और जर्म्स जो है उनको स्टॉप करता है अंदर जाने से, वाटर को डायरेक्ट एंटर नहीं होने देता। और साथ साथ ये डायरेक्टली जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनको कलेक्ट करता है डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर। इस वजह से ये कॉन्वुलेटेड होता है, गैदर करता है मैक्सिमम साउंड वेव्स को, ट्रांसमिट कर रहा होता है अंदर की तरफ। सबसे पहला पोर्शन पिना है। पिना से फ़ौरन आगे कंटिन्यू हो जाती है ऑडिटरी कैनाल, जो एक लंबी नाली होती है और ये 1.5 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है। और ये सिक्रीट करती है सब्सटेंसेस, जो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स जो होती है उसका भी पर्पस होता है क्यों सिक्रीट हो रही होती है ऑडिटरी कैनाल के अंदर, क्योंकि उसने ऑडिटरी कैनाल को वेट और सॉफ्ट रखना होता है। जब ये ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब जैसे कॉटन बड्स वगैरह का बहुत एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे ये वैक्स जो है वो ड्राई हो सकती है और ये पेनफुल ईयर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है। तो इस तरह वैक्स जो है वो फिर ईयर को सॉफ्ट रखने में, वेट रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर टाइनी हेयर्स भी होते हैं। जो हेयर्स होते हैं वो बेसिकली डेड पार्टिकल्स को अंदर जाने से स्टॉप कर रहे होते हैं, स्टॉप करवा रहे होते हैं उनको रिमूव। फिर इस तरह से हम इजीली उसको कान से रिमूव भी कर सकते हैं, आगे तक ये नहीं जा सकते। वैक्स जो है स्टॉप करा देती है छोटे छोटे इंसेक्ट को अंदर जाने से, पानी को अंदर जाने से और डेड पार्टिकल्स को डायरेक्टली अंदर जाने से। तो ईयर वैक्स जो है वो ईयर को फिट भी रखती है और थिन जो हेयर्स होते हैं वो उसकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पिना के साथ आगे आ जाती है ऑडिटरी कैनाल, जो 1.5 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है, 1.5 इंच। सबसे पहला स्ट्रक्चर आउटर ईयर में पिना है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको इन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा, वो ही ईयर ड्रम होता है, जिसको कान का पर्दा भी कहा जाता है। ईयर ड्रम भी कहते हैं इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल के एंड पर ये एक बहुत ही डेलिकेट सा मेम्ब्रेन होती है, जो कम अज़ कम थोड़ी सी थिक होती है लेकिन होती डेलिकेट है। अगर इसमें थोड़ा सा डैमेज आ जाए तो वो रिकवरेबल होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा डैमेज हो जाए तो फिर ये एक ऐसा लॉस है जो रिप्लेसेबल नहीं होता। तो इसका साइज़ जो है वो इक्वल टू थिकनेस ऑफ एन ऑर्डनरी पेंसिल, पेंसिल की जैसी राउंड, ये लेड पेंसिल जो कच्ची पेंसिल होती है उसकी थिकनेस के बराबर इसका जो थिकनेस होती है इस मेम्ब्रेन की, ये वो होती है। ये अब आउटर जो ईयर है उसके अंदर ये 3 मेन सब स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहला जो है पिन्ना है, फिर ऑडिटरी कैनाल, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। आगे मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर जो होता है ये पार्ट जो है वो ईयर ड्रम के एक दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है। एक तरफ तो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके साथ जुड़ी हुई, दूसरी तरफ जो है वो मिडिल ईयर का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंदर जो होती हैं वो बोन्स होती हैं 3। एक कैविटी छोटी सी आती है बाल बराबर, उस कैविटी के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं 3 बोन्स, जो ट्रांसफार्मर होती हैं, जो साउंड वेव्स को एज इट इज़ रिसीव करती हैं ईयर ड्रम से। सबसे पहले पिना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, वो भेजता है आगे ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से जाके आगे जो है वो वाइब्रेशंस कर रही होती हैं वो ईयर ड्रम के अंदर, या उसके कान के पर्दे जो है उसको वाइब्रेट कर रही होती हैं। फिर कान के पर्दे से या ईयर ड्रम की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं मिडिल ईयर की 3 बोन्स। जो बोन्स होती हैं वो रिसीव करती हैं इन वाइब्रेशंस को, और बोन्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से इंटरकनेक्टेड होती हैं। सबसे पहले जो ईयर ड्रम होता है उसके साथ जो है, ईयर ड्रम जो होता है उसके साथ सबसे सबसे पहली जो बोन होती है वो होती है हैमर। ठीक है, सबसे पहले हैमर होती है, फिर हैमर के साथ जो अगला है, सबसे पहले हैमर होती है, और हैमर के साथ जो कनेक्टेड होती है वो एनविल होती है, और एनविल के साथ जो कनेक्टेड होती है वो होती है फिर स्टिरअप बोन। ठीक है, ये 3 तरह की छोटी छोटी बोन्स होती हैं। जैसे एक वर्ड बिल्कुल पेपर के ऊपर छपा हुआ होता है, प्रिंट हुआ होता है, उस वर्ड के साइज़ के बराबर ये तीनों बोन्स होती हैं। जैसे एक वर्ड बुक के अंदर हो वैसा के साइज़ इन 3 बोन्स का होता है। साथ साथ आपने डायग्राम को गौर से देखना है, उसके अंदर उन्हें तरतीब से ये बताई हुई है। सबसे पहली जो होती है बोन वो हैमर बोन होती है, फिर एनविल होती है, फिर स्टिरअप होती है। ठीक है, सबसे पहले हैमर बोन जो होती है वो ईयर ड्रम या जो आपका ये कान का पर्दा होता है उसके एक तरफ ऑडिटरी कैनाल अटैच होती है और दूसरी तरफ ये हैमर बोन जो है वो अटैच होती है। तो हैमर बोन रिसीव करती है वाइब्रेशंस को जो साउंड वेव्स की सेंड हो रही होती हैं ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। तो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू हैमर जो है वो वाइब्रेशंस को रिसीव करती है, वहाँ से फिर वो एनविल को भेजती है, एनविल से वो स्टिरअप में जाती है, फिर यूँ स्टिरअप से ऑनवर्ड फिर कॉकलिया के अंदर जो लास्ट मोस्ट इनर मोस्ट पोर्शन होता है वहाँ पर ये शिफ्ट कर दी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूस्टिचियन ट्यूब। यूस्टिचियन ट्यूब जो है वो, यूस्टिचियन एक साइंसदान था जिसके नाम से ये ट्यूब जो है उसको इन्वेंट किया गया। इसका एक बहुत मेजर रोल है, ये कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा के प्रेशर को बैलेंस रखती है ये यूस्टिचियन ट्यूब जो है। इसकी एक ओपनिंग जो होती है वो अंदर ईयर ड्रम की तरफ के साथ अटैच होती है, दूसरी ओपनिंग जो बोन्स होती हैं हड्डियाँ उनसे ज़रा पहले ये अटैच होती है ईयर ड्रम के एक साइड से, और दूसरी साइड पर ऑडिटरी कैनाल होती है, और ये जो ईयर ड्रम होता है उसके दोनों तरफ हवा के प्रेशर को रेगुलेट करती है। अगर कान के पर्दे की बाहर हवा का प्रेशर यानी साउंड वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ हों और बहुत ज़्यादा जो होती है वो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है, तो फिर जो है वो इसका जो
प्रेशर जो कि इंक्रीज़ हो जाता है बाहर की तरफ, तो उस इंक्रीज़ प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए फिर थ्रॉट के ज़रिए से जो है वो उसको ख़ारिज किया जाता है बाहर। और बाहर से अगर बाहर की तरफ प्रेशर कम हो, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा होता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, तो उसमें साउंड वेव्स भी रिड्यूस हो रही होती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम थ्रॉट के थ्रू और सप्लाई कर रहे होते हैं एयर के अंदर, ताकि जो है वो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, ईयर ड्रम या जो कान का पर्दा होता है उसके दोनों तरफ बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। हवा का प्रेशर अगर बैलेंस नहीं रहता तो कान के पर्दे के फटने का खदशा होता है, और एक तरफ को जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है उससे दूसरी तरफ उस तरफ को कान का पर्दा फिर खींचने लगता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है उसके थ्रू हम हवा का प्रेशर या तो अंदर खींच कर सप्लाई करते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल रहे होते हैं। आगे आ जाती है ओवल विंडो। ओवल विंडो जो है बिल्कुल इन 3 बोन्स के साथ एक ज़रा ओवल शेप की एक विंडो से एक ओपनिंग होती है, जहाँ से फिर साउंड वेव्स आगे कॉकलिया में धकेली जाती हैं। फिर इनर ईयर का पोर्शन आ जाता है। तो इनर ईयर जो होता है उसके अंदर 4 मेजर सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, वेस्टिब्यूल है, कॉकलिया होता है, राउंड विंडोज़ हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं उसमें ये 3 कैनाल्स होते हैं, जिसमें 2 जो होती हैं उनमें से हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। जो पिक्चर में देखें तो उसमें नज़र आ रही है सेमी सर्कुलर कैनाल्स की हेडिंग के साथ, पिछले पेज पे उन्होंने पिक्चर में बताया हुआ है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं उनके उसके अंदर एक जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है और 2 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, 2 वर्टिकल हैं और एक हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल मींस ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए होती हैं, 2 जो ट्यूब सेमी सर्कुलर होती हैं और एक जो होती है वो नीचे बिल्कुल लाइंग पोजीशन में होती है। तो वर्टिकल जो होती है ऊपर को उठी हुई 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो नीचे बिल्कुल बेस पर पड़ी होती है। तो इस तरह एक हॉरिजॉन्टल होती है, 2 वर्टिकल होती हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इनके अंदर ख़ास तरह का एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल में रखता है, और बॉडी जो है वो बैलेंस की कंडीशन में है या नहीं इस चीज़ को जो है वो, जब ये फ्लूइड डिस्टर्ब होता है तो चक्कर आने लगते हैं और बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो डायरेक्टली हीयरिंग में ये इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ये बैलेंस बॉडी का जो है उसको मेंटेन कर रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिब्यूल। तो अगला पार्ट सेमी सर्कुलर कैनाल से आगे वेस्टिब्यूल आ जाती है। फिर कॉकलिया है। कॉकलिया जो है बेसिकली वो एक ट्यूब लाइक, एक जैसे गूंगे की शेप की बल्क आई हुई नाली होती है, वैसे ये नाली होती है कॉकलिया। और इसके अंदर 3 मेन पोर्शंस होते हैं। कॉकलियर कैनाल होती है, वेस्टिब्यूलर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल जो है वो 3 मेन तरह की कैनाल्स जो है इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब आगे साउंड वेव्स जो हैं वो जब ट्रैवल करते हुए मिडल ईयर से एंटर होती हैं ओवल विंडो के थ्रू इसके अंदर, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो अटेन कर रहा होता है कॉकलियर और वेस्टिबुलर कैनाल को, वो होता है मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है जो कॉकलियर और वेस्टिबुलर कैनाल्स के दरमियान होती है। तो मेम्ब्रेन जो वेस्टिबुलर कैनाल और ईयर ड्रम के दरमियान होती है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये खास तौर पे मैंने अभी आपको आगे एक कलर डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दी है, जिसके अंदर प्रॉपरली ये जो है चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन की हुई है, प्रॉपर उन्होंने कलर के साथ इनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो कलर डायग्राम साथ आप ओपन कर लें। तो सबसे पहले एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है जो कॉकलियर वेस्टिब्यूलर कैनाल के दरमियान होती है, और अगली जो मेम्ब्रेन होती है वो वेस्टिब्यूलर कैनाल और ईयर ड्रम के दरमियान होती है। और इस मेम्ब्रेन को ही बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मौजूद होते हैं जहाँ पर हेयर सेल अटैच होते हैं। जब साउंड वेव्स यहाँ तक पहुँचती हैं तो हेयर सेल्स पिक कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं मैसेजेस को, और फिर यहाँ से ही ऑडिटरी नर्व जो है वो इन हेयर सेल से पिकअप करती है मैसेज को साउंड वेव्स के, और फिर वो उनको जो है वो डिलीवर कर रही होती है दिमाग तक। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व यहाँ से मैसेज लेकर जाती है। और विजन के अंदर जो आपकी थी वो थी ऑप्टिक नर्व, और इसके अंदर जो होती है वो ऑडिटरी नर्व होती है जो मैसेज को ब्रेन तक कन्वे कर रही होती है। और ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर आ जा रही होती हैं ईयर के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए। फिर हाउ टू ईयर के अंदर फंक्शन ऑफ द ईयर आ जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा साउंड का भी बताना पड़ता है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। राइट साइड का जो ईयर है उधर कोई सोर्स है साउंड का, या लेफ्ट साइड का ईयर है, तो जिधर जिधर सोर्स होता है साउंड का पहले वहाँ उस कान के पर्दे को पहले टकराती हैं साउंड वेव्स, और दूसरे कान तक वो बाद में पहुँचती हैं। तो इस तरह फंक्शन ऑफ द ईयर क्या होता है, सबसे पहले साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है पिना से जाती हैं ऑडिटरी कैनाल में, वहाँ से ईयर ड्रम जो है उसको वाइब्रेट कर रही होती हैं, फिर वहाँ से आगे ये जाती हैं मिडल ईयर में, वहाँ तीनों बोन्स जो हैं वो इन वाइब्रेशंस को पिकअप करती हैं और आगे ओवल विंडो से फिर आगे उनको कर देती हैं पुशअप, और वहाँ से फिर जो ये जाती हैं आगे कॉकलियर कैनाल के अंदर, वहाँ से फिर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड, उसके ऊपर हेयर सेल्स हैं, वहाँ से वो पिकअप करते हैं इनको फ्लूइड्स के अंदर, और फिर बॉडी बैल के अंदर जो है वो फिर वो हेयर सेल्स जो होते हैं वहाँ से ऑडिटरी जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज को पिकअप करती हैं और फिर ब्रेन तक कन्वे कर देती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है ईयरिंग का। और बेसिकली फंक्शन ईयर का क्या है, बैलेंस रखना भी इसके ईयर के फंक्शंस में शामिल है, सुनना चीज़ों को, फिर किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है उसको बैलेंस रखते हुए फिर जो प्रॉपर जो है उसको अंडरस्टैंड करना, ये इसका फंक्शन प्रॉपर। नेक्स्ट आ जाती है अगली स्मेल है टेस्ट की स्मेल। तो
जो टेस्ट है वो चखने के हवाले से होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को टेस्ट जो उनको फील कर रहे हैं। तो ये टेस्ट की स्मेल होती है और टंग के थ्रू हम जो है वो टंग जो है बेसिकली इसका एक मेन सोर्स है जिसके थ्रू टेस्ट चीज़ों का जो है वो फील हो रहा होता है। तो एक्सपीरियंस ऑफ फ्लेवर्स ऑफ फूड जो होते हैं वो हमें टंग के थ्रू जो है वो हम फील करते हैं। और टंग जो है वो टेस्ट के लिए बेसिकली टेस्ट जो है वो 4 मेजर टाइप्स के होते हैं। उनके अंदर स्वीट होता है टेस्ट, सॉल्टी होता है, सोर होता है या बटर होता है। ठीक है, स्वीट जो है बेसिकली वो मीठा होता है, सॉल्टी नमकीन चीज़ों को फील करने के लिए, सोर जो है वो खट्टी चीज़ों के लिए होता है, बटर जो होता है वो कड़वी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए वो यूज़ हो रहा होता है। अब बेसिकली टंग जो है अगर आप खोल कर एक मिरर के आगे अपनी टंग को खोल कर देखें तो उसके ऊपर हमें छोटे 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 उबार से नज़र आते हैं। तो उन उबारों को हम पेपिल्लास कहते हैं। पेपिल्लास जो पेपिल्ला होते हैं, ये एक पेपिल्ला की डायग्राम उन्होंने आपकी बुक के अंदर ड्रॉ की हुई है। और पेपिल्ला के अंदर उन्होंने साथ ही ये पूरी टंग बता के ऊपर पीछे ये पूरी फ्रंट से जो उन्होंने दिखाई हुई है वो एक टंग है और टंग की पिक्चर है। और इसके पीछे जो उन्होंने मोटे मोटे उभार से दिखाए हैं वहाँ पेपिल्लास वाजे हो रहे हैं। ये सारे जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं पीछे की तरफ ज़ुबान के पेपिल्ला ज़्यादा वाजे होते हैं, आगे भी मौजूद होते हैं, पीछे भी। पेपिल्ला जो है वो एक उभार सा होता है और एंड पेपिल्लास के साथ जो ये उभरे हुए थोड़े थोड़े पोर्शन होते हैं, ये जहाँ से उभरे हुए होते हैं वहाँ से उसके साथ ही नीचे को जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ या टीले हों वैसे की एग्जाम्पल्स आप समझ लें। और टीले के साथ साथ कोनों पे सारे टेस्ट बर्ड्स के टेस्ट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। वो फिर टेस्ट के जो ही हम कोई खुराक जुबान के ऊपर रखते हैं वो टेस्ट के बारे में वो रिसेप्टर्स उस जायके को फील कर लेते हैं और उसको पिकअप करके वो ब्रेन तक फिर उसका मैसेज कन्वे कर देते हैं। टेस्ट बेसिकली 4 तरह के हैं, स्वीट, सोर, सॉल्टी और बिटर। ज़ुबान के किसी पोर्शन पर स्वीट हिस्सा ज़्यादा फील होता है, किसी पर सोर, किसी पर सॉल्टी, किसी पर बिटर। ये साथ ही उन्होंने पिक्चर बना के डायग्राम कलर बना के उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि पिंक वाला जो पोर्शन जहाँ जहाँ ज़ुबान में है, जैसे टिप है ज़ुबान का बिल्कुल टिप अगला हिस्सा जो होता है वो मीठा ज़्यादा फील करता है। खट्टा जो है वो साइडें ज़ुबान की जो येलो सा पोर्शन है वो। सॉल्टी ब्लू पोर्शन है जो पीछे की तरफ ज़ुबानों के किनारों पर पीछे की तरफ का हिस्सा। और बिटर जो है वो ज़ुबान के सेंटर में पीछे का हिस्सा जो है वो लाइट ब्राउन सा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये 4 तरह के बेसिकली टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं उनके ऊपर अटैच होते हैं, उनके साथ साथ अटैच होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए। फिर वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट जो है यहाँ से जो भी जिस तरह का भी टेस्ट होता है उसको पिकअप करते हैं, उसको ब्रेन तक फिर वो कन्वे कर देते हैं। ठीक है, और ये इतना ही है। ये छोटे छोटे हैं सेंसेस, लेकिन जो हियरिंग की सेंस है, ऑडिशन की और जो आपकी विजन की है, ये दोनों डिटेल में आपने करनी है और अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाती है स्मेल। स्मेल जो है उसको ऑल्फैक्टरी सेंस भी कहा जाता है, ऑल्फैक्टेशन से भी ये लफ्ज़ है। तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो हमारे किसी भी किस्म की प्लेजेंट अनप्लेजेंट स्मेल्स को फील करने के लिए हम हमारे अंदर सेंस ऑफ स्मेल होती है, सेंसरी है। इसके स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चीक्स में ऊपर की तरफ, अपर चीक की जहाँ चीक्स की बोन्स होती हैं, नाक के साथ बोन्स जो उभरी हुई बोन्स होती है नाक के बिल्कुल साथ दोनों साइडों पे, वहाँ थोड़ा सा ऊपर जाकर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इस वजह से स्मेल के लिए हमें कई दफ़ा जब बहुत थोड़ी स्मेल आ रही हो तो हम ऊंचा गहरा सांस खींचते हैं तो ताकि हमें स्मेल प्रॉपर तरीके से फील हो। तो स्मेल के रिसेप्टर थोड़ा सा नाक में ऊंचाई पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर चीक बोन्स होती हैं वहाँ पर ये रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और फिर हमें स्मेल्स के बारे में बताते हैं कि अनप्लेजेंट स्मेल है या प्लेजेंट स्मेल होती है। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमें किसी चीज़ का कुछ भी स्मेल हमें फील ही नहीं होती, हम पता नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं, किस तरह के अडर्स, किसी तरह की प्लेजेंट खुशबुएं जो हमें वो नहीं फील हो रही होती। नेज़ल कैविटी के साथ बिल्कुल ऊपर की तरफ ज़रा और ऊपर जाकर ये आते हैं, ये थोड़े से नाक के अंदर दूर मौजूद होते हैं। ये जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं वो, इन सब की डायग्राम अलग से भी गूगल सर्च करके आप कलर डायग्राम में से भी आपको तफसील मज़ीद भी इनकी आप अगर देखना चाहो तो वहाँ से आपको मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाती है काइनेस्थेटिक या वेस्टिब्यूल सेंसेस। काइनेस्थेटिक सेंसेस जो होती हैं मूवमेंट के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। मूवमेंट जैसे झूले लेते हुए हमारी बॉडी ऊपर नीचे होती है तो उसके बारे में जब हम बॉडी हमारी एक तरफ को झुक रही है, दाएं तरफ को जा रही है, बाएं को जा रही है, ऊपर कूट रही है, उल्टी होकर नीचे को आ रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से जो बॉडी की मूवमेंट है, मोशन है, उस हवाले से काइनेस्थेटिक सेंस जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमारा बॉडी पोस्चर, हमारी ओरिएंटेशन, सारी ये जो काइनेस्थेटिक सेंसेस होती हैं और वेस्टिबुलर होती हैं, ये दोनों हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो स्पेसिफिकली जो काइनेस्थेटिक सेंस होती है कोई इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, पूरी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं काइनेस्थेटिक्स के लिए। और इसके बॉडी की मूवमेंट्स जब हो रही होती हैं तो उसके बारे में मैसेज जो है ये फ़ौरन ब्रेन को कन्वे करते हैं, बॉडी की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा वेस्टिबुलर सेंसेस जो होती हैं वो हेड की जो मूवमेंट, हेड की जो पोजीशन होती है वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या किस तरह से बॉडी के साथ साथ वो स्पीडीली मूव कर रहा है या कैसे, तो इस सारी चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन वो फ्राहम कर रहे होते हैं। तो ये सेप्टर्स इन्फॉर्मेशन के जो होते हैं टाइनी हेयर्स की तरह फ्लूइड फील्ड इनकी सैक्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये सैक्स सारे बॉडी के अंदर ये स्प्रेड एक नेटवर्क सा बना हुआ होता है। वहाँ से जो ही बॉडी अगर झुकती है, आगे होती पीछे होती है, झूले वगैरह हम लेते हैं, स्विंग लेते हैं, आगे पीछे बॉडी जाती है और हेड भी मूव कर रहा होता है साथ साथ, तो फिर ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक जा रही होती है।
अगर वेस्टिबुलर सेंस पीपल जो हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे तो फिर उनकी बॉडी का बैलेंस, या जब वो मूव कर रहे होते हैं, बेंड कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसके बारे में फिर वो उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव नहीं हो रही होती, और उनके जो ये सेंस अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ब्रेन को सेंड नहीं कर रही मूवमेंट के हवाले से, तो फिर जो है वो बेंडिंग मूवमेंट कैसे हो रही है, आगे पीछे कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में प्रॉपरली फिर पर्सन जो है वो अवेयर नहीं होता, डिजीनेस ही हो रहा थी उसको, प्रॉपर अवेयरनेस उसकी जो है वो नहीं इन चीज़ों से उसको हो पाती।